तो भाई एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन से स्टार्ट करना था सबको। डेलीगेशन का मतलब तो पता है, डेलीगेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलो, डेलीगेशन का मतलब सबको पता है। यस सर। यस सर। सो तीन चीजें आपको यहाँ पे डेलीगेशन में पढ़नी पड़ेगी, बट इसमें से दो चीजें तो फ्योल के प्रिंसिपल से ली गई हैं, और जो तीसरी है वो इंटरकनेक्टेड है चिल्ड्रन। कि अगर मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि भाई सेल्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, तो आपके पास अथॉरिटी होगी कि अगर कोई भी सेल्समैन, कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोई भी मार्केटियर हमारा अगर गड़बड़ काम कर रहा है, तो आप उसका रेम्युनरेशन डिडक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी टू टेक द एक्शन इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, बिकॉज यू आर solely responsible for the damages which are going to occur basically। तो हमने आपको डेलीगेशन जब दिया तो आपको अथॉरिटी भी दे दी कोई डिसीजन लेने की, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप ही जवाबदेही होगी आप ही की। दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी बेसिकली। तो ये दो बातें हमेशा याद रखनी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दोनों ट्रांसफर होती है तभी डेलीगेशन होगा, और कुछ गड़बड़ हो गया तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए सबको। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का इंडिविजुअली मीनिंग क्या होता है। सो यू हैव द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट योर सबॉर्डिनेट्स। यू हैव टू टेक डिसीजंस व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी इंडिविजुअल को कोई राइट देना कि वो अपने सबॉर्डिनेट के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए, दैट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी बेसिकली। तो अगर आपकी मम्मी आपको लॉकर की चाबी घर के दे दें और बोले कि भाई हम 15 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं किसी रिलेटिव के बच्चे की वेडिंग के लिए, तो घर की पूरी जिम्मेदारी अब आपकी है। तो लॉकर की चाबी आपके पास है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो गई। उसके अंदर से कितने पैसे निकले, कितने पैसे उसमें थे, ये अथॉरिटी आपके पास है। और अगर छोटा भाई बदमाशी कर रहा है तो आप कान के नीचे एक लगा भी सकते हैं। दिस इज योर अथॉरिटी बेसिकली। कंफ्यूज नहीं होना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म। जो कर्म आपको करना है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एक्शन आप ले सकते हैं, जो आप कमांड कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, दैट इज अथॉरिटी। तो मान लीजिए कि हम सब पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। आपके पास पूरा राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का। आपके पास पूरा राइट है किसी भी डेटर को गुड्स बेचने का और सप्लायर से गुड्स खरीदने का। तो ये आपकी अथॉरिटी है। बट अगर डेटर भाग जाता है और बाकी पार्टनर्स आपको मना कर रहे थे कि इसके साथ ट्रेड मत करो, बट क्यों? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी थी, आपने किया। और अगर वो डेटर भाग जाता है तो उसके बैड डेट्स की जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर होगी। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन हो गया, जिम्मेदारी हो गई जो आपको निभानी पड़ेगी। एंड अथॉरिटी का मतलब राइट्स जो आप टेकअप कर सकते हैं बेसिकली। तो आई होप सो दो शब्द समझ में आ गए सबको। अथॉरिटी का मतलब राइट होता है, आपको सो कॉल्ड वोट देने जाना है, ये आपकी अथॉरिटी है। इज दैट क्लियर? बट अगर आप कहीं बाहर घूमने चले गए और गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि वोटिंग वाले दिन मेडिकल रीजंस के अलावा अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगी, तो अब आपको सजा काटनी पड़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी वर्ड को झटपट नोटिफाई कर लें। कोई पर्टिकुलर और क्वेरी हो उसमें तो प्लीज आस्क। मी सर। बोली प्रियंका जी। सर जैसे आपने कहा कि अथॉरिटी में हम लोग किसी सबॉर्डिनेट को सर कमांड दे सकते हैं, तो एक हाँ तरीके बिल्कुल। से हम लोग अगर चाहें तो अपना कुछ काम उसको दे सकते हैं अथॉरिटी हाँ, में। बट अथॉरिटी के साथ साथ जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी ये डेलीगेशन हो जाएगा। हम यही तो पढ़ रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है भाई? अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देना। तो दे सकते क्या है, तभी तो डेलीगेशन होगा। अगर आप अपना काम किसी को और को नहीं दे रहे हैं तो डेलीगेशन कहाँ से हुआ फिर? समझ में आई बात? डेलीगेशन में यही यस तो सर। आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो दो तीन बातों का ध्यान यहाँ पे सबको रखना है। सबसे पहली चीज, इट इज योर राइट, इट इज ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कभी भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट अपनी अथॉरिटी दे सकता है, बट सबॉर्डिनेट सुपीरियर को अपनी अथॉरिटी अगर दे तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज डेलीगेशन। चपरासी कहेगा मैनेजर से, भाई चाबी रख लीजिए, आप ही ऑफिस का ताला लगाएंगे इवनिंग में और सवेरे आप ही खोलेंगे। सॉरी टू से, दिस इज नॉट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डेलीगेशन नहीं हो सकता। एंड हायर लेवल को ही ये बेनिफिट मिलता है बेसिकली। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई बात? चलिए, लेट्स गेट डाउन टू व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं यहाँ पे दो लोगों का जिक्र कर रहा हूँ चिल्ड्रन, तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है मिस्टर जेड। अब ए इज अ सीनियर मैनेजर और जेड इज अ जूनियर मैनेजर। इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? चिल्ड्रन, इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई?
यस सर। चलिए, तो यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि कुछ कॉम्पोजिशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है गलत नहीं लिखा है, आई एम नॉट सेइंग कि रॉन्ग है, एकदम सही लिखा हुआ है, बट समझना थोड़ा अलग तरीके से है। मिस्टर ए के पास सो कॉल्ड राइट्स हैं चिल्ड्रन, और इन राइट्स को इसने दे दिया पर्टिकुलरली मिस्टर जेड को। तो जो भी राइट्स इसके पास थे दे वर कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज अथॉरिटी चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। यस। And obligations were called as what is known as responsibility children। समझ में आई इतनी बात चिल्ड्रन? इतनी यस सर। बात सबको समझ में आ गई? अब यही राइट्स और ऑब्लिगेशंस इसने किसको दे दिए? मिस्टर जेड को। आई रिपीट चिल्ड्रन, किसको दे दिए इसने? मिस्टर जेड को। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े यस। में बात गई। चलिए, तो जब ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस इसको मिल गए, अब हो गया डेलीगेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, अब हो गया डेलीगेशन। और जब तक मिस्टर ए के पास ये राइट्स और सो कॉल्ड ऑब्लिगेशन रहेंगे तब तक ये कभी भी माना नहीं जाएगा कि डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको याद रखना है। जब भी हम डेलीगेशन कर रहे हैं हम अपने राइट्स को और अपनी ड्यूटीज को किसी दूसरे को दे रहे हैं। खोपड़े में इतनी बात गई। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट, और यहीं से गलती स्टार्ट हो जाती है इसको समझने में। बच्चे क्या सोचते हैं? अथॉरिटी हमेशा ए के पास रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जेड के पास रहेगी, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। एकदम गलत, ऐसा नहीं होता। ए के पास जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ए ने वो पूरी की पूरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिस्टर जेड को दे दी, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज डेलीगेशन। आई रिपीट अगेन चिल्ड्रन, ए के पास जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ए ने पूरी की पूरी वो मिस्टर जेड को दे दी, तब तो आप इसे डेलीगेशन बोलेंगे। बट अगर ए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो ये कभी भी डेलीगेशन की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, दोनों चीजें ट्रैवल करेंगी मिस्टर ए से मिस्टर जेड के पास चिल्ड्रन। अगर अथॉरिटी ए के पास है और इसने इसे ट्रांसफर कभी किया ही नहीं जेड को, तो सॉरी टू से ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। तो आप अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं किसी चीज के लिए तो पहले आपको उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट को गलत मत इंटरप्रेट करिएगा। टेक्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है व्हाट इज डेलीगेशन। आपने अथॉरिटी दे दी मिस्टर जेड को कि भैया अब तू रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर, तो ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी, तो जेड को जो जिम्मेदारी दी गई है वो परफॉर्म करेगा ए के बिहाफ पे। तो कभी भी ये मत समझिएगा, कभी भी ये मत समझिएगा कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जेड की होगी। नो, उसको जब अथॉरिटी मिलेगी तब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम अकाउंटेबल करेंगे कि तुमने काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो आई एम सपोज अ टीचर, तो मैंने किसी एक्स को बोला कि भाई मैं 5 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, तो तुम मेरे बच्चों की क्लासेस ले लेना। तो सो कॉल्ड मैंने उसको राइट दे दिया, वो अपने हिसाब से टाइम भी मैनेज कर सकता है। बट अगर क्लास लेने में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्लास नहीं हुई, नोट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे, तो इन दैट केस जिम्मेदार भी वही इंसान होगा जिसको मैंने अपना सो कॉल्ड अथॉरिटी डेलीगेट किया था, ट्रांसफर किया था। तो डेलीगेशन शब्द का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस एक्सप्लेनेशन पे सिर्फ मत जाइएगा क्योंकि ये हाफ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अथॉरिटी हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। समझ में आई बातें सबको? गड़बड़ तो नहीं होगा? लोग ये तो नहीं सोचेंगे यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है? नो, दोनों ट्रांसफर होता है। तो आपके पापा मम्मी घर से बाहर गए 3 दिन में लॉकर से 5,000 रुपए गायब हो गए। पापा मम्मी कह रहे तुम ही जिम्मेदार हो क्योंकि तुम ही घर में थे। आपने कहा मेरे पास कोई चाबी तो थी नहीं, चाबी तो छोटे भाई को आप दे के गए थे, तो भाई हो सकता है उसने पैसे निकाल लिए हो, प्लीज डोंट मेक मी लायबल फॉर दैट। तो अथॉरिटी छोटे भाई के पास थी क्योंकि चाबी उसके पास थी, और जिम्मेदारी आपकी निकाली जा रही, ये गलत है। तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी जिसके पास अथॉरिटी होगी। So obligation of a subordinate to perform the duty because he had the authority as well. तो ड्यूटी परफॉर्म करेंगे मिस्टर जेड जो ए बोल के गए हैं,
एंड अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ध्यान से सुनिएगा, ए अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जेड को देगा, जेड रिस्पॉन्सिबली उस काम को परफॉर्म करेगा। तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो काम करना जो नीचे से ऊपर जाएगा। समझे इस बात को? इस डायग्राम को मैं फर्दर स्ट्रेंथन कर देता हूं, चलो। और ऐसा डायग्राम जरूर एग्जाम में बना के आइएगा। ये एग्जाम में जब डायग्राम आप बनाएंगे तो टीचर विल अंडरस्टैंड कि भाई आपने पढ़ाई ठीक से की हुई है। लाइक दिस चिल्ड्रन, टेढ़ा डायग्राम जान पूछ के बनाया मैंने। टेढ़े डायग्राम का मतलब है कि जो जेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ए ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जेड को दी थी अथॉरिटी के साथ, ही विल सी टू इट कि वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और डायग्राम में आप सो कॉल्ड अथॉरिटी से एक लिंक भी स्टैब्लिश कर लेंगे, चलो लाइक दिस। तो ये क्लियर हो जाएगा, अथॉरिटी इज गिवन बाय मिस्टर ए टू मिस्टर जेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द जॉब दैट इज बीइंग गिवन बेसिकली। समझ गए इस बात को? कॉपी द डायग्राम क्विकली। तो सब लोगों को ये मतलब समझ में आ गया भाई अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अपना हक इज नोन एज अथॉरिटी, आप किसी को दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबॉर्डिनेट काम करके आपको देगा वो भी आप किसी को दे रहे हैं। इन दोनों चीजों के साथ नुकसान की जवाबदेही भी उसी की होनी चाहिए जिसको आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो हेनरी फेयोल अंकल दो बातें बता के गए थे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मोदी जी 3 दिन के लिए जा रहे हैं विदेश यात्रा पे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मान लीजिए होम मिनिस्टर साहब को दे दी, क्योंकि वाइस प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बाहर थे। तो होम मिनिस्टर साहब सारी बातों के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर उस बीच कोई जंग छिड़ जाती है तो हु इज गोइंग टू बेयर दैट लॉस चिल्ड्रन? ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं को डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने राइट्स होम मिनिस्टर को दे दिए। होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर के एब्सेंस पे वैसे ही एक्ट करे जैसे प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है, हेनरी फ्योल ने दो बातों की बात की थी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो भूल गए। अब भूल गए मतलब कम दिमाग के नहीं थे, उस जमाने में उतना ही सोच लिया गया 1885 में 1900 में, यही बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आप किसी को राइट दे रहे हैं तो आप उसको जिम्मेदार ठहराइए, बट राइट आपने दिया नहीं, लॉकर की चाबी आपने दी नहीं, पैसा चोरी हो गया तो उस बच्चे से पूछना कहाँ गया पैसा, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। बट अब अगर कोई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो अगेन वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो ये तीसरी जो चीज है आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, ये आई है एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेलीगेशन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके आंसर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा, बट अगर पूछ ले एज लेड बाय हेनरी फेयोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेलीगेशन, आई रिपीट इज नॉट इंक्लूडेड इन डेलीगेशन, तो ए ऑप्शन होगा अथॉरिटी, बी ऑप्शन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी होगा अकाउंटेबिलिटी और डी होगा नन ऑफ दीज। तो हेनरी फेयोल के हिसाब से डेलीगेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो था बच्चों, क्या नहीं था? द आंसर इज अकाउंटेबिलिटी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डेलीगेशन का 3/4 कॉन्सेप्ट, सॉरी 2/3 कॉन्सेप्ट फ्योल साहब दे गए थे, 1/3 दुनिया ने खुद से ऐड कर लिया उसके ऊपर। तो फ्योल का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डेलीगेशन बनाया, साथ में ये सोचा दुनिया वालों ने कि अगर गड़बड़ी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो हु इज गोइंग टू बेयर दैट लॉस, ये भी तो हो भाई। तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी को ऐड कर दिया गया। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया एक हेनरी फ्योल साहब के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल में, जो डेलीगेशन उन्होंने पूरा नहीं बताया था। तो उन्होंने 2/3 डेलीगेशन बताया, 1/3 अप्लाइड डेलीगेशन है। समझ में आ गई बात बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? सो हु इज आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम? अगर डिले हुआ प्रोडक्शन में तो हम सुपरवाइजर ऑफ द फैक्ट्री को बोलेंगे भाई तुमने टाइम पे काम क्यों नहीं किया? ही वुड से मैंने टाइम पे काम नहीं किया, अरे मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने रॉ मटेरियल ही नहीं दिलवाया। Had I been getting the raw material on time, I would have started the production process and goods would have been dispatched to the market on time. But because I've been getting the raw material regularly at late intervals, so it is not my responsibility. Please go and ask the managing director. So managing director will be responsible for this, answerable for this.
कोई लॉस होता है तो हम उसको डिमोट भी कर सकते हैं। सो ये आएगा कैसे? कंपलसरी फीडबैक से कि कितना काम होना था और कितना काम हुआ है। समझ में आ गई बच्चों बात? ये थर्ड पॉइंट पूरा हम कंट्रोलिंग में कंप्लीट करेंगे चिल्ड्रन। जब हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें काम कितना करना है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है। समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। Yes, sir. तो तीनों बातों में आपको कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, ध्यान से देखिएगा। हेनरी फेओल, इन्होंने दो बातें की। कौन कौन सी बातें की चिल्ड्रन? अथॉरिटी की बात इन्होंने की, विच इज कॉल्ड एज राइट्स। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, विच इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, विच इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशंस। यहां तक सबको समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? यहां तक समझ में आ रहा है? Yes. Yes. चलिए, सो हेनरी फेओल का जो रिटन प्रिंसिपल था, दैट वाज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? Yes, sir. अप्लाइड मैनेजमेंट में ऐड हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। क्या ऐड हो गया बच्चों? क्या ऐड हो गया बच्चों? Accountability. अकाउंटेबिलिटी, कि भाई जिम्मेदार कौन होगा अगर कुछ गड़बड़ा जाता है तो भाई एड ऑन कर दिया लोगों ने, दुनिया वालों ने, व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी चिल्ड्रन। और ये सब कुछ ऐड होने के बाद बन गया व्हाट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हु विल बी आंसरेबल, मतलब लॉस कौन झेलेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बेज द बर्डन। आई रिपीट चिल्ड्रन, बेज द बर्डन। तो अथॉरिटी का मतलब राइट हो गया, और ये राइट हमेशा सुपीरियर से फ्लो करेगा सबऑर्डिनेट की तरफ। कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चों? सुपीरियर से कहां से कहां फ्लो करेगा भाई? आप ही को बताना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर आप ही को लिखना है। कहां से कहां फ्लो करेगा चलन? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। Subordinate. इतनी बात समझ में आ गई? और जब आप बात करते हैं ऑब्लिगेशन की, तो ऑब्लिगेशन कहां से कहां फ्लो करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। आई रिपीट, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जब मैनेजमेंट दुनिया में अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, तो दुनिया ने एक नई चीज ऐड कर दी, विच इज कॉल्ड एज आंसरबिलिटी। मतलब बर्डन कौन बेयर करेगा। तो सर ये कहां से कहां फ्लो करेगा? इसका कोई फ्लो नहीं है। जो भी सुपीरियर होगा वो सबऑर्डिनेट को कुछ पीनल एक्शन लगा देगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, कुछ पीनल एक्शन लगा देगा। तो बर्डन कैसे बेयर करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसका डिमोशन हो जाएगा, सो कॉल्ड सैलरी कट्स हो जाएंगे, सो कॉल्ड इंसेंटिव लोअर हो जाएगा चिल्ड्रन। आई रिपीट, इंसेंटिव लोअर हो जाएगा। तो ये ढेर सारी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे हम किसी को भी इन केस ऑफ बर्डन बेयर करवाने के चक्कर में उसे सैलरी कट दे देंगे, सैलरी रिड्यूस कर देंगे, इंसेंटिव कम कर देंगे। तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में आपको सारी बातें बच्चों नजर आ गई होंगी। सबको समझ में आया? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। मैं एक बार फिर से चीजों को रिपीट कर देता हूँ। फेओल साहब क्या बोल के गए? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब राइट, जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, जो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा। दुनिया वालों ने ऐड कर दिया इसमें अकाउंटेबिलिटी, मीनिंग है आंसरबिलिटी, मतलब है कौन झेलेगा। कैसे झेलेगा? डिमोशन कर दो किसी का प्रमोशन की बजाय, सैलरी कट कर दो, इंसेंटिव कम कर दो उसका, तब जाके अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूट हो पाएगी। कोई क्वेरी है चिल्ड्रन तो प्लीज आस्क। बनाया तो मैंने बहुत जबरदस्त है, इसको लिखिएगा जरूर एग्जाम में। एक दो चीजें और ऐड कर देता हूं तो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी चिल्ड्रन। अथॉरिटी हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट।
I repeat children, will always flow from superior to subordinate, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। इसको भी लिख लें फास्ट। तो डिमोशन की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे भाई लोग। सबको समझ में आ गई तीनों बातें? तीनों में कोई क्लैरिफिकेशन तो नीडेड नहीं है? चलिए, सो चिल्ड्रन वी हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन एंड वी हैव अंडरस्टूड द कंटेंट। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड आफ्टर क्लास इसको कॉपीफाई कर लेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से बच्चों, क्योंकि बड़ा ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम बच्चा तो इसको समझ ही नहीं पाता, सबको लगता है सब एक ही चीज है। पावर टू परफॉर्म इज अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश के सिंपल मीनिंग्स हैं चिल्ड्रन। जो आपके पास हक होगा वो अथॉरिटी है, जो आपकी ड्यूटी है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर गड़बड़ हो गया तो आप ही जिम्मेदार हैं, इट इज अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती बच्चों एंटायरली, क्योंकि यहां पे हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, बट आपसे उम्मीद करेंगे जो काम आपको बोला गया वो आप करके देंगे हमको। क्या काम करना है ये हम आपको बता देंगे, बट करना आपको है, इसलिए वर्ड यहाँ पे लिखा गया है एंटायरली चिल्ड्रन। ओके, डेलीगेशन है बट पूरा नहीं होता, पूरा डेलीगेशन हमेशा अथॉरिटी का ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका टास्क है, बेसिकली आपका काम है जो आपको बोला गया है करने को। अकाउंटेबिलिटी में देयर इज नथिंग लाइक डेलीगेशन, it is only who is going to bear the burden, that is accountability. So यहाँ पे डेलीगेशन अथॉरिटी का कौन कर सकता है भाई? अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि सीनियर मैनेजर अपना काम असिस्टेंट मैनेजर को दे सकता है, तब तो डेलीगेशन होगा। बट अगर आप अलाउड नहीं है ये काम करने को चिल्ड्रन, तो ये डेलीगेशन नहीं होगा। तो डेलीगेशन होने के लिए फॉर्मल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन। तो पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, आप अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे, आपने अथॉरिटी के साथ साथ ही डेलीगेट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो पाई तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी इज द आउटकम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से फुलफिल ना कर पाना। ये हमेशा डाउनवर्ड होगा, अभी भी डायग्राम में दिखा है, ये हमेशा अपवर्ड होगा। और यहाँ पे डाउनवर्ड अपवर्ड की कोई खास कहानी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा लॉस बेयर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अथॉरिटी डेलीगेट होती है और मान लिया जाता है कि डेलीगेशन तभी कंप्लीट होगा जब अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। Whosoever commits any mistake, he or she shall be held liable. तो हम अकाउंटेबिलिटी को थोप देंगे, भाई आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने काम ठीक से नहीं किया, तो आप अब इसका लॉस बेयर करेंगे। सो देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन चिल्ड्रन। पहला एडवांटेज आपको नजर आ रहा है, मैनेजमेंट थ्योरी में फेल साहब के प्रिंसिपल में हायरार्की थ्री चिल्ड्रन। अगर मतलब हायरार्की इन द सेंस की टॉप पोजीशन, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से मैनेज हो और जूनियर स्टाफ भी कुछ सीखे, तो हमको डेलीगेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर डेलीगेशन नहीं करेंगे तो कभी भी जूनियर स्टाफ कुछ सीख ही नहीं पाएगा, उसकी ग्रोथ होगी नहीं, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा। अगेन ये दो बातें मैंने इससे क्लियर कर दी। when the senior manager gives the authority and responsibility to the junior manager and they work well and they get good incentives children, so they feel highly motivated and now they think themselves as fit for some senior positions as well. So जब भी एम्प्लॉय को हम कोई भी काम डेलीगेट करते हैं चिल्ड्रन और वो उसको अच्छा करता है और उसको इंसेंटिव मिलता है, तो उसको लगता है कि भाई अब मैं भी सीनियर पोजीशन के लिए लायक हो गया हूं, तो ही और शी अल्टीमेटली गेट्स अ मोटिवेशन। तो सबको झटपट कॉपी कर लीजिए, बिकेम, फिर मैं एक एक करके सब समझाता हूँ आपको। चलिए बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन चिल्ड्रन। सो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो रिश्ता होता है, ये मैंने और आपने नहीं डिफाइन किया चिल्ड्रन, ये फेल साहब ने डिफाइन किया है। इसी को बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है सो कॉल्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला कौन सा लेवल आता है चिल्ड्रन? टॉप लेवल। टॉप के बाद इट इज मिडिल लेवल एंड देन इट इज ऑपरेशनल लेवल चिल्ड्रन। तो इसी को आप बोलते हैं मैनेजमेंट हायरार्की चिल्ड्रन।
तो मैनेजमेंट हायरार्की ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है जहां पे भी आ जाएगा डेलीगेशन चिल्ड्रन, क्योंकि अगर हायरार्की होगी ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल, क्या डेलीगेशन हो पाएगा बच्चों? यूज कॉमन सेंस एंड आंसर। क्या डेलीगेशन हो पाएगा अगर कोई बड़ा और छोटा होगा ही नहीं तो? No, sir. नहीं हो पाएगा। नो सर। तो जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बने तो ऑटोमेटिकली हायरार्की डेवलप हो गई चिल्ड्रन, और जब हायरार्की बनी तो भाई डेलीगेशन होना ही होना था। इसीलिए हमने हायरार्की बनाई गई थी कि भाई टॉप मैनेजमेंट कुछ काम करेगा वो इम्पोज करेगा मिडिल के ऊपर। बट अगर टॉप मैनेजमेंट कभी भी कोई काम करने के लिए असमर्थ है, नहीं काम कर पा रहा, अवेलेबल नहीं है, तो ये अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल को दे देगा। मैनी ए टाइम्स हो सकता है कि मिडिल लेवल ये काम ऑपरेशनल को दे दे, बट ये जरूरी नहीं है चिल्ड्रन। तो establishes superior and subordinate relationship until unless there is hierarchy, there is no bada, there is no chota, all are at equal level, there cannot be any delegation। तो डेलीगेशन होने के लिए हायरार्की का होना बहुत जरूरी है, और जब हायरार्की होगी तभी डेलीगेशन हो भी पाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है चिल्ड्रन लास्ट में, विच इन लॉन्ग रन फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक ही है। बिल्कुल नहीं चिल्ड्रन, डेलीगेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर होता है। अथॉरिटी टॉप से लोअर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर से टॉप में। मतलब कहने का सुपीरियर से सबऑर्डिनेट गया तो अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ गड़बड़ी हुई तो उसी को निपटाएंगे जिसने गड़बड़ी की है। बट व्हेन you call for an advice among all your subordinates in the process of decision making कि भाई क्या किया जाए, आप सब हमें राय मशवरा दीजिए, then that participation is known as decentralization children। तो एम्प्लॉय से पूछा जाए भाई कितने दिन की आपको छुट्टी दे दी जाए इन केस यू फॉल सिक सच एज फीवर एंड ऑल, तो एम्प्लॉय कहेगा भाई, मैक्सिमम एम्प्लॉयज कहेंगे भाई साल भर में एक दो बार मान लीजिए फीवर हो गया, हर साल तो होता भी नहीं है, तो हमारे लिए 20 मेडिकल लीव्स सफिशिएंट होंगी, इतने में हम रिकवर हो जाएंगे। फिर आपको कुछ एम्प्लॉयज ने ये भी सलाह दी कि भाई अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे तो हमारी उन छुट्टियों को हमारे लिए एनकैश कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एम्प्लॉयर कह रहा है हाँ ये बात भी ठीक है, नहीं तो लोग फालतू में छुट्टी ले लेंगे, जुकाम भी हुआ तो भाई मेडिकल लीव चल रहा है। तो इन दैट केस ये सारा डिसीजन मेकिंग, रायबाजी जब हो रही है तो हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट कराया, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस चिल्ड्रन? सबने कॉम्पोजिशन लिख लिया? Yes, sir. quickly do it। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जब आपके पास ढेर सारा काम हो और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा काम जिसमें प्रैक्टिकली कोई सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है वो आप किसी पर्सन को सौंप दें, दिस इज नोन एज अ डेलीगेशन। सो आपका मैनेजमेंट, आपका काम करने का तरीका, आपका आउटपुट और बेटर हो जाएगा, बिकॉज सर्टन रूटीन एक्टिविटीज विच आर वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर दिस मैनेजर टू परफॉर्म, बेचारा दाएं बाएं दौड़े जा रहा है, काम का लोड बहुत ज्यादा है, तो ये अपना काम किसी को दे सकता है कि भाई तुम ये काम कर दो। दैट दैट इज द वे थ्रू विच वी कैन सी चिल्ड्रन कि जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया बच्चों? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? No doubt. पक्का? चलिए, सो इफेक्टिव मैनेजमेंट तभी होगा जब आप डेलीगेट करेंगे। तो अगर मम्मी ये सोच लें, दादी माँ ये सोच लें कि सारा काम वो खुद ही कर लेंगी, तो या तो भाई काम गड़बड़ होगा या आधा अधूरा होगा, ईदर इट इज नॉट कंप्लीट और इट इज डन बट नॉट प्रॉपरली। तो थोड़ा सा काम मम्मी ने, दादी माँ ने कुछ बहुओं को सौंप दिया, दैट वे द हाउस कैन बी रनिंग इफेक्टिवली चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? अपडेट वेरी क्विकली चिल्ड्रन। Let's continue further with the next minute children. Coordination. If the authority and responsibility is properly decided, who is going to do what children? तो मान लीजिए मिस्टर एक्स सुपीरियर थे, उन्होंने अपनी पावर्स मिस्टर वाई द सबऑर्डिनेट को दे दी। अब वाई का काम है कि वो ध्यान से वो काम करे जो एक्स ने दिया है, और अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वही मिस्टर वाई जिम्मेदार होंगे। अब ये क्लियरली डिसाइड हो जाएगा किसने गड़बड़ी की, तो वी कैन अल्टीमेटली पेनलाइज दैट पर्सन, वी कैन मेक दैट पर्सन आंसरेबल। सो वर्क कैन बी डन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। बट अगर आपने काम किसी को ठीक से सौंपा नहीं है चिल्ड्रन, और काम गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन उसके लिए जिम्मेदार है?
पता लगा आपने एक ही काम 4 लोग को बता दिया, तो इट विल लीड टू ड्यूप्लीकेशन। बट व्हेन प्रॉपर ड्यूटीज हैव बीन असाइन्ड टू पीपल, प्रॉपर पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड, तो जरा भी ड्यूप्लीकेशन होगा ही नहीं, जो जिसका काम है वही करेगा। किसी ने किसी के काम में इंटरफेयर किया और उससे अगर नुकसान होने की उम्मीद है चिल्ड्रन, तो इन दैट केस हम उस पर्सन को लायबल ठहरा सकते हैं कि भाई जब तुमको ये काम बोला नहीं गया था तो क्यों तुमने अपनी टांग अड़ाई बीच में। So coordination can be done properly only when people have been allotted specific authorities. They are supposed to fulfill the work to be done, and if not, they will be held liable. उन्हीं को आप निपटाएंगे कि क्यों गड़बड़ हुआ। तो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग लोगों को इसीलिए काम दिया जाता है ताकि एक काम एक ही इंसान करे। और अगर मल्टीपल लोगों को आपने एक काम दे दिया तो या तो काम खराब हो जाएगा या तो वही काम 4 बार हो जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड सफर लॉस। इस पॉइंट में कोई समझने में समस्या तो प्लीज आस्क। आई होप सो कोऑर्डिनेशन सबको समझ में आ गया होगा। तो झटपट इसको अपडेट करें, चलो झटपट उधर चलो। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। असिस्टेंट ग्रोथ, ये 3 पॉइंट साथ साथ चलेंगे। असिस्टेंट ग्रोथ, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये साथ साथ चलेंगे चिल्ड्रन। सो जब आपने एक जूनियर को सीनियर बनने का कुछ देर का टेम्परेरी मौका दिया, वो जूनियर इतना काम सीख गया, इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि नया ब्रांच अगर कहीं पे सेटअप हुआ, आपका प्रमोशन उस न्यू ब्रांच में कर दिया गया एज अ मैनेजर, और जो आपका असिस्टेंट मैनेजर था वो आपकी पोस्ट पे चला आया, बिकॉज आपने उसको कभी कभी अपनी जगह पे काम करने का मौका दिया था, सिखाया था आपने। तो अल्टीमेटली अप इन न्यू लीडिंग पोजीशंस या नए बिजनेसेस में हम उस जूनियर को ला सकते हैं, क्योंकि अब उसे भी सीनियर पोजीशन पे काम करना आ चुका है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की ग्रोथ भी होती है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को कि अभी तक तो मैं जूनियर था काफी साल से, अब मैं सीनियर बन गया हूँ। तो मान लीजिए कि आप एक MBBS MD MS डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, पिछले 15 साल से आप सर्जरी कर रहे हैं, बड़ा तजुर्बा है आपको। अब आपने अपने साथ MS के स्टूडेंट्स को सर्जरी के लिए रख लिया, पिछले 4 साल से वो भी आपके साथ 2 साल पढ़ाई में और 2 साल उसके बाद इंटर्नशिप में सर्जरी सीख रहे हैं। अब आपने बोला कि आज तुम ही पूरी सर्जरी करो, मैं बस देखूंगा, कहीं गलत करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा दिस इज रॉन्ग, इसको सही कर देना। इन दैट केस आपने सर्जरी एकदम सक्सेसफुल कर ली। अब उस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई नया हॉस्पिटल ओपन होना है, तो भाई आपको तो नहीं भेजेंगे ना, अभी आपने सर्जरी 1 ही 2 सक्सेसफुल की है, आपको मतलब जो आपका जूनियर था उसको नहीं भेजेंगे। तो जिसको ऑलरेडी 25 साल का एक्सपीरियंस है उसको वहां भेज दिया, और आपको इस ऑनगोइंग हॉस्पिटल का सीनियर न्यूरो सर्जन या XYZ सर्जन आपको अपॉइंट कर दिया। सो अगर आपने कभी भी राइट्स लिए ही ना होते, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना होती, कभी भी डेलीगेशन ना हुआ होता आपके ऊपर, क्या आपको बच्चों चांस मिलता ग्रो करने का? कभी ना मिलता, और आप आज कभी भी न्यू पोजीशन के लिए रेडी हो ही ना पाते। तो डेली मम्मी घर में खाना बनाती है, आप बड़े हो चुके हैं, मम्मी ने कहा आज चलो तुम खाना बनाओ, हम देखते हैं कैसा खाना बना पाते हो, और आपने खाना मम्मी से भी और अच्छा बनाया, लाजवाब बनाया, घर वालों ने काफी तारीफ कर दी। अब मम्मी अगर 15 दिन के लिए नानी माँ के यहाँ चली भी गई, तो अब आपकी जिम्मेदारी कि पूरे घर में खाने पीने का हिसाब किताब आपको ही आउटलुक करना है। सो आपकी ग्रोथ भी हुई, डेवलपमेंट हुआ, आप मोटिवेटेड फील हुए। कॉपीड एवरीबडी चिल्ड्रन दिस पॉइंट? जिनके मुंह में गुठली फंस गई है आम की, वो चुप बैठे, बाकी बोला करें भाई। चले भाई आगे। हाँ सर। चलिए, मोटिवेशन। अब आपको काम दिया मम्मी ने कि भाई घर का पूरा हिसाब किताब आपको देखना है, मम्मी ने आपको 1 महीने ट्रेनिंग भी दे दी थी, और आपने देखा कि भाई पापा ने जितने पैसे दिए थे मम्मी 10% सेव कर पाती थी, आपने 12% सेव कर लिए, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट घर को लेकर थोड़ा बेटर है, तो आप ही को जिम्मेदारी दे दी गई। तो अब इससे साबित हो गया कि आपकी उम्र भी 25-26 साल हो गई है, घर के खर्चे वर्चे आप संभाल पा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा पा रहे हैं, तो भैया आपकी शादी की बात की जाएगी। चलिए, तो मजाक की बात थी। तो जब सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को ट्रेन कर दिया, और सीनियर डॉक्टर की तरह जूनियर डॉक्टर भी बढ़िया 2-4 सर्जरी परफॉर्म कर चुका है, अब सीनियर ट्रस्ट कर सकता है सुपीरियर को, और वो बोलेगा मेदांता के मैनेजमेंट से कि भाई मेरे को तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए सर्जरी करते हुए, ये जो 5 साल पुराना डॉक्टर है ये भी अच्छा काम कर रहा है, तो आपको नया ब्रांच अगर खोलना है तो आप इस डॉक्टर को ही भेज सकते हैं। मेदांता बोलेगा नहीं, नया ब्रांच है तो हमको लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है, तो जो 25 साल वाले डॉक्टर साहब है आप वहां चले जाइए, इनको यहाँ का हेड बना दिया जाता है। तो इन दैट केस एम्प्लॉय विल फील हाईली मोटिवेटेड कि अभी तक तो मैं जूनियर था, मैं हेड बन गया। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होगा, सैलरी हाइक्स भी मिलेंगी, मच बेटर थिंग्स वुड बी कमिंग अप चिल्ड्रन। तो ये बात सबको समझ में आ गई। सो सुपीरियर आपका भरोसा जीत सकता है या आप सुपीरियर का भरोसा जीत सकते हैं।
और सबऑर्डिनेट को एक अपना कमिटमेंट देना होगा कि भाई मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा और अपने आप को और मोटिवेट करूंगा। तो ये तीनों पॉइंट्स लास्ट के एक साथ कनेक्टेड हैं चिल्ड्रन, तो इनको भी कॉपी कर लें झटपट फास्ट। चलिए लेट्स कंटिन्यूइंग चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यूइंग फर्दर। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया ना तीनों पॉइंट एक साथ हैं। तो जब हमने अपने जूनियर को अपॉर्चुनिटी दी कि तुम ऑपरेट करो अब इस पेशेंट को, बहुत बड़ी ऑपरेशन किया, 5, 6, 10, 15, 20 ऑपरेशन कर चुका है, तो उसकी स्किल भी इंप्रूव हो गई एज वेल एज उसको एक्सपीरियंस मिल गया। अब हम अपने टॉप मैनेजमेंट से बोलेंगे कि भाई नया हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो तो इस जूनियर डॉक्टर को सीनियर बना के वहां भेज सकते हो, या आप जैसा डिसाइड करें। तो मैनेजमेंट वुड से नहीं, नया हॉस्पिटल है, लोगों को पता लगेगा, कोई जूनियर डॉक्टर आया नाम ही उसका नहीं सुना तो वो भाग जाएंगे। तो जो 25 साल वाला डॉक्टर है उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया, और पर्टिकुलर गिवन पोजीशन पे गिवन हॉस्पिटल में उस जूनियर डॉक्टर को जिसने बढ़िया काम किया हमने उसको अल्टीमेटली प्रमोट कर दिया। सो पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन, समझ में आ गई सबको बात? कॉपी कर लीजिए Yes, sir. क्विकली चिल्ड्रन। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ऑर्गेनाइजेशन को, सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट को, तीन ही लोग होते हैं बेसिकली, तीन आइडेंटिटीज होती हैं। लोग नहीं बोलूंगा मैं, लोग तो दो ही होंगे, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट। तो ऑर्गेनाइजेशन में सो कॉल्ड हायरार्की क्रिएट होती है, ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का चिल्ड्रन, हमें नया टैलेंट मिलता है, एग्जिस्टिंग लोगों का टैलेंट इंप्रूव होता है जब आप करेंगे डेलीगेशन। द सुपीरियर चैन की सांस लेता है, चलो कोई बात नहीं, अब मेरे सबऑर्डिनेट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे एब्सेंस में कोई भी नुकसान नहीं होगा, एंड ही हैज टू टेक द डिसीजन कि भाई किसको हमको डेलीगेट करना और किसको डेलीगेट नहीं करना। द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय गेट्स अ मोटिवेशन एंड इट लीड्स टू हिज डेवलपमेंट इन ओवरऑल चिल्ड्रन। तो सबऑर्डिनेट गेट्स मोटिवेटेड एंड ही डेवलप्स हिज स्किल्स, गेन्स एक्सपीरियंस चिल्ड्रन। सुपीरियर चैन की सांस लेगा, चलो अच्छा है लोग आ गए, अब मैं सीनियर पोजीशन पे बैठ के मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा अभी, वहां पे बात आएगी चिल्ड्रन। सुपीरियर चैन की सांस लेगा, भाई बहुत लेबरई हो गई, अब थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा काम कम करेंगे, अब हम ट्रेन करेंगे उन लोगों को जो सो कॉल्ड हमसे जूनियर हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बनेगी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाएगा। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो इसको जरूर आप लिख दीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के, वैसे तो आसान है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चिल्ड्रन। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया व्हाट इज डेलीगेशन। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको ये बात बतानी बहुत जरूरी है। सर ये तो पढ़ा था हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूल साहब में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, इसीलिए चाहे शायद सिलेबस में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक चैप्टर में रख के पढ़ाया गया है, और नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो व्हेन ऑल डिसीजन मेकिंग इज डन एट द टॉप लेवल, मोदी जी ही सब डिसाइड कर लें, किसी भी एमपी से कुछ भी ना पूछे, सेंट्रलाइजेशन। बट वो गडकरी जी से कह रहे हैं भाई रोड डेवलपमेंट के ऊपर आप एक्सपीरियंस हैं, पीयूष गोयल जी से कह रहे हैं भाई रेलवे का वापस से जिम्मा आप ले लो, मिस्टर वैष्णव जी से कह रहे हैं भाई आईटी का काम पूरा आप देख लो, और उनसे ले रहे हैं डिसीजंस और तब अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अपना राइट एंड ऑब्लिगेशन किसी को देना इज नोन एज डेलीगेशन, बट सिर्फ और सिर्फ राय मशवरा लेना इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई दोनों में डिफरेंसेस चलन? तो डिसेंट्रलाइजेशन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड होप सो ये नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा। So that's all for today children.